नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी में हिंदी व्याकरण का पाठ 7 क्रिया का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिया की परिभाषा और उसके भेद में कर्म के आधार पर भेद पढ़ा था। आज उसका दूसरा प्रकार अर्थात रीति के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ेंगे। रीति के आधार पर क्रिया भेद। क्रिया के जिस रूप से उसके विधान, रीति, आज्ञा आदि का बोध होता है उसे क्रिया की रीति या प्रकार कहते हैं। बच्चों, अब रीति के आधार पर भी क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चय बोधक क्रिया, दूसरा है संभावना बोधक क्रिया और तीसरा है आज्ञादि बोधक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे निश्चय बोधक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता हो उसे निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। निश्चय बोधक का मतलब होता है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह कार्य हो रहा है या होगा। जैसे सुधा फल खाएगी, राम गीत गाता है। इसमें यहाँ पर निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि सुधा फल खाएगी और राम गीत गाता है। दूसरा भेद है संभावना। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी कार्य के होने का संदेह हो या संभावना हो उसकी, इस तरह के जो वाक्य हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो संभावना बोधक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से संभावना, अनुमान, इच्छा, संदेह, कर्तव्य आदि पाया जाए उसे संभावना बोधक क्रिया कहते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है राम गीत गा रहा है। ठीक है ना, हो सकता है राम गीत गा रहा है, तो इसमें एक अनुमान लगाया है कि हो सकता है राम गीत गा रहा है। दूसरा वाक्य है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये इसमें एक कर्तव्य की ओर में प्रेरित किया गया है, बताया जा रहा है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए। इस वाक्य के अंदर हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना, कि भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए। तो हमारी इच्छा है कि हम वो व्यक्ति दीर्घायु बने, इच्छा व्यक्त हो रही है अपनी। वर्षा होगी या नहीं, इस वाक्य के अंदर एक संभावना और अनुमान है कि वर्षा होगी या नहीं। इस तरह के वाक्य संभावना बोधक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद आज्ञादि बोधक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, प्रश्न, उपदेश आदि मिले उन्हें आज्ञादि बोधक क्रिया कहते हैं। ये चीज़ें इन वाक्यों के अंदर आनी चाहिए। आज्ञा है, प्रार्थना है, अनुमति है, प्रश्न है या कुछ उपदेश हो। जैसे पुस्तक मेज पर रखो, तो इसमें उपदेश दिया जा रहा है कि पुस्तक को कहाँ पर रखो, मेज के ऊपर रखो। कृपया दरवाज़ा खोलिए। क्या मैं आपके लिए फल लाऊं, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। सदा सत्य बोलो, ये भी एक तरह से उपदेश दिया जा रहा है। और दूसरा अपना वाक्य था कृपया दरवाज़ा खोलिए, इसमें प्रार्थना की जा रही है कि रिक्वेस्ट की जा रही है
इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट, प्रार्थना की जा रही कि कृपया दरवाज़ा खोलिए। तो ये हो गए अपने रीति यानी कि व्यवहार के आधार पर क्रियाभेद। अब है बनावट के आधार पर क्रियाभेद। बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला मूल धातु क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया। मूल धातु क्रिया पहला। मूल धातु क्रिया वह है जो किसी दूसरी धातु या शब्द से नहीं बनी होती है, दूसरी धातु से नहीं बनती है। ये जो धातु होती है उसका मूल शब्द होता है। जैसे उठना एक क्रिया है, तो धातु क्या हुई? उठ। कोष्ठक में देखो ना दिया हुआ है, गौर कीजिए आप। फिर है जैसे बैठ, बैठ धातु है और पीछे ना लगा दे तो वो क्रिया बन जाती है। चल धातु है और ना लगाते ही वो क्रिया बन जाती है। तो ये मूल धातु है। आदि यही क्रिया का सामान्य रूप होता है, इसे धातु भी कहते हैं। इसी तरह से बनावट के आधार पर दूसरा जो क्रिया का भेद है वो है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया वह है जो दूसरे शब्दों से बनाई जाती है। जैसे खिलाना, अब खिलाना है वो खाने से बनी है। रंगना, रंग से बनी है। अपनाना, अपना से बनी है। तो इन्हें कहते हैं यौगिक क्रियाएं। अब देखेंगे हम प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें प्रेरणा दी जाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उस कार्य के लिए दूसरों को प्रेरित करता है तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इस वाक्य को। राम मुझसे पत्र लिखवाता है। अब राम मुझसे पत्र लिखवा रहा है, यानी कि राम ने मुझे पत्र लिखने की प्रेरणा दी है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, रमा सुधा से मेज उठवाती है। यानी रमा खुद मेज नहीं उठा रही है, वो सुधा को मेज उठाने के लिए कह रही है, उसको प्रेरणा दे रही है। तो ऊपर के दोनों वाक्यों में राम स्वयं पत्र ने लिखकर मुझसे पत्र लिखवाता है, तथा दूसरे वाक्य में रमा ने मेज न उठाकर सुधा से उठवाती है। इस प्रकार से लिखवाता और उठवाती प्रेरणार्थक क्रिया हैं। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से जो धातुएं प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। बच्चों थोड़ा सा गौर कीजिए आप, इसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा कि संज्ञा शब्द आएंगे या सर्वनाम आएगा या विशेषण आएंगे और इन शब्दों के पीछे प्रत्यय लगेंगे। जैसे उदाहरण है हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना और गर्म से गरमाना। धातु के अंत में ना जोड़ने से ये बनती है। इसी तरह से देखना आप संयुक्त क्रिया, दो या तीन मुख्य धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने कलम खरीद ली, मोहन पढ़कर सो गया, राम ने खाना खा लिया। इन वाक्यों को देखा जाए तो जैसे प्रथम वाक्य है खरीद और ली, वाक्य था अपना राम ने पुस्तक खरीद ली। तो ये खरीद और ली ये संयुक्त क्रियाएं हैं, इनसे मिलकर ये वाक्य पूरा हुआ है। तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत मुख्य धातु के साथ साथ मुख्य धातु से मिलकर
2 या 3 मुख्य धातु से मिलकर जो बनने वाली क्रिया होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अपना ये क्रिया का जो बिंदु है वो आज पूरा हुआ। धन्यवाद।